हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो अल्केन्स। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार रिवाइज भी कर लेंगे जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स का जनरल इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ठीक है, पढ़ लिया था। सीएक्स बॉन्ड के बारे में बात की थी। इसके जो हेलो एल्केन्स है इसके प्रिपरेशन के बारे में बात की थी कि कैसे अल्कोहल से और अलग अलग मेथड से कैसे हम प्रिपेयर करते हैं हेलो एल्केन्स को। ठीक है, फिर ठीक है, कुछ नेम रिएक्शंस भी यहाँ पर देख ली थी। फिर हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी और बात कर रहे थे हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली थी सारी, जहाँ पर SN1 रिएक्शन हमने देख ली थी। SN1 रिएक्शन क्या है, SN1 के फीचर्स क्या है। SN2 रिएक्शन भी देख ली थी, SN2 रिएक्शन क्या है, इसके फीचर्स क्या है। बॉल्टन इन्वर्जन क्या है, ये भी देख लिया था। साथ में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बेंजाइल कार्बोकेटाइंस भी देख लिया था। ठीक है, कहाँ कहाँ पर जो है ये हमारा जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये कहाँ कहाँ पर आता है ये भी हमने देख लिया। ठीक है, चलिए फिर अब हम बात करेंगे बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो देखो, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ ली। न्यूक्लियोफिलिक में हमने दो रिएक्शन पढ़ी, SN1 और SN2। दोनों देखा जाए तो इजी रिएक्शंस भी तो थी। ठीक है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस तो था लेकिन इजी रिएक्शन थे। अब बात करेंगे हम एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को कहा जाता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है हम पढ़ेंगे यहाँ पर, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। एक प्रकार का यहाँ पर क्या होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन in which halogen is from alpha carbon atom and the hydrogen from alpha carbon according to the Setzer rule। तो यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर हैलोजन लेते हैं हम अल्फा कार्बन से, ठीक है, और हाइड्रोजन लेते हैं हम बीटा कार्बन से। ठीक है, यहाँ पर अल्फा लिखा हुआ है, आप इसको बीटा कर देना। ठीक है, तो सेट्ज़र रूल के अकॉर्डिंग ये होता है। अब देखो हो कैसे रहा है, ये हमारे पास है 2 पे ब्रोमो है, ब्यूट है। ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। ठीक है, अब यहाँ पर अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा ब्यूट 2 ईन। ठीक है, एक एल्कीन बनेगा और दो एल्कीन यहाँ पर बन रहे हैं। ये मेजर एल्कीन है, ये माइनर एल्कीन है। तो सेट्ज़र रूल के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, हेलोजन का तो एलिमिनेशन होगा ही। ठीक है, एलिमिनेशन होकर के यहाँ पर बनेगी एल्कीन। अब दो संभावना है, या तो ये वाली बनेगी या तो ये वाली, दोनों बनेगी। तो हम कह रहे हैं ये वाली जो एल्कीन है वो मेजर एल्कीन है और ये वाली एल्कीन माइनर एल्कीन है। ठीक है, तो ऐसा क्यों, इसको मेजर क्यों कह रहे हैं, इसको माइनर क्यों कह रहे हैं, सोचिए इस बारे में। अल्फा हाइड्रोजन अगर हम काउंट करें दोनों तरफ तो इधर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इधर अल्फा हाइड्रोजन कम है, इस वजह से ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है इतना, सेट्ज़र रूल में समझ में आया। ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अमंग हलाइड, यहाँ पर देखो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, फिर 1 डिग्री है। क्लियर इतना, ठीक है, तो एग्जांपल भी आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल हम देखेंगे, उससे पहले आप इसे नोट कीजिए। चलिए, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ये एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा। बनाते हैं, ठीक है, अल्कोहलिक KOH हीट। अब क्या होता है, ये OH आता है, OH नेगेटिव यहाँ पर आया, ये आया यहाँ पर और ये उठकर चला गया बाहर। ये कौन सा वाला, ये जो हमारा हैलोजन। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये रहा, ये तो था ही पहले से।
ये हो गया यहाँ पर डबल बॉन्ड C, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया हमारा एल्कीन, ठीक है। तो यह हमारा एक तरह से ये भी क्या है, डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन ही है। फिर यहाँ पर अब हमने सेट-ज़ेप रूल के अकॉर्डिंग देखा तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते हैं, मेजर और माइनर। तो मेजर ये क्यों, जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया, अगर हम एल्काइल ग्रुप देखें तो देखो यहाँ पर एक और एक, ये दो एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर देखें तो सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है। तो जहाँ पर ज्यादा एल्काइल ग्रुप वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, और वो यानी कि हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। कम एल्काइल ग्रुप वाला हमारा मेजर माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। चलो इतना क्लियर है। चलिए अच्छा, इसको बच्चों ये होता है हमारा अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। तो इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है या बीटा एलिमिनेशन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा रिएक्शन विद मेटल। यहाँ पर पहली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, फिर वुड्स फिटिक रिएक्शन, एक और रिएक्शन होती है इसमें फिटिक रिएक्शन, फिर रिएक्शन विद एमजी। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो नेम रिएक्शंस, ठीक है। तो नेम रिएक्शन में भी आपने ये पढ़ ली तो होंगी अभी तक। चलिए तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड, ठीक है, Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, Na ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर, ठीक है। Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या कर रहा है, ये बना रहा है एल्केन, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो, प्लस Na, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, तो ये पूरा क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है और यहाँ पर हमें बन रहा है, क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, पूरा यहाँ से हट रहा है, ठीक है। इतना यहाँ से रिमूव होगा और ये बनेगा हमारे पास एल्कीन। क्लियर है। चलो तो ये हो गया हमारी वुड्स रिएक्शन, जो कि काफी इजी रिएक्शन है, आप आसानी से लिख सकते हो। तो आप कोई भी एल्कीन बना सकते हो, आर एक्स की जगह आप कोई भी एल्काइल ग्रुप आप रखो यहाँ पर आर की जगह पर, तो आप आसानी से, इनकी यहाँ पर क्या हो रहा है कि डबल हो जा रहा है ना, ये जो एल्केन है हमारा वो कैसा हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। अगर यहाँ पर आपको ऐसा ना दे करके केवल ऐसा दिया हो, आर एक्स प्लस Na गिव्स, और साथ में ड्राई ईथर दिया हो, और दूसरा वाला ये XR यानी कि एल्काइल हैलाइड ना दिया हो, तो भी आपको समझ लेना है ये है वहां पर, ठीक है। तो भी आपको सेम प्रोडक्ट बनाना है इस तरीके से। क्लियर है इतना, ठीक है। ये दिया हो ना दिया हो आपको सेम करना है, ठीक। चलो तो ये हो गई हमारी वुड्स रिएक्शन। फिर आती है वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब वुड्स फिटिक रिएक्शन है क्या, ये कॉम्बिनेशन है वुड्स रिएक्शन का और फिटिक रिएक्शन का। तो जैसे वुड रिएक्शन किसके लिए थी हमारी, एल्काइल हैलाइड के लिए थी, वैसे ही फिटिक रिएक्शन थी एराइल्स के लिए, ठीक है। अब इसको हम आगे देखेंगे जब हम हेलो अरीन्स पढ़ेंगे फिटिक रिएक्शन को। वुड्स फिटिक यानी कि जहां पर ये आ गया एराइल वाला और ये आ गया हमारा एल्काइल हैलाइड, ठीक है, दोनों मिलकर के यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है इतना, ठीक है। वैसे हम इसको आगे देखने वाले इस वाले को, फिलहाल आप वुड्स ध्यान से देखिए, फिटिक और वुड्स फिटिक दोनों हम पढ़ेंगे हेलो अरेंज के, हेलो अरेंज में, ठीक है। अब Mg की बात करते हैं, रिएक्शन विद Mg। तो यहाँ पर C2H5Br हमारा Mg के साथ जब रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये बनाता है RMgX। तो देखो हमने लिया RBr, आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, RBr प्लस Mg in presence of dry ether gives RMgX। जनरल आप इस तरीके से भी इस रिएक्शन को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा RMgX, जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अब ये R तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हमारा एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। चलिए तो ये तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस तरह से हम कहें नेम रिएक्शन भी ये है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि वुड्स रिएक्शन क्या है, वुड्स रिएक्शन लिखिए, या आपको रिएक्टेंट दिया हो और आपको बताना हो कि रिएजेंट और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, या सिर्फ प्रोडक्ट दे दिया हो और इस तरीके से प्रोडक्ट दिया हो, रिएजेंट दिया हो, आपको पूछा जाए रिएक्टेंट क्या है, तो आप आसानी से कर लेंगे वुड्स रिएक्शन को। और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन यानी कि जो रिएक्शन विद Mg है, इसे भी आप आसानी से कर लेंगे। क्लियर, चलिए नोट कीजिए इतना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है आइसोमेराइजेशन। तो देखो 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोमेराइजेशन रिएक्शन से हमारा प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल अलग है। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन क्या है, यहाँ पर क्या बनता है, अलग आइसोमर बनता है ना। ये रिएक्शन अंडरगो होती है, यहाँ पर जो है अलग जो प्रोडक्ट है वो अलग बनता है। यानी कि सिंपल सी बात ये है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा यानी कि वो एक आइसोमर ही होगा। यानी कि जिसका जो अगर हम फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट होंगी, डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट्स होंगी। इतना क्लियर है। तो ये होती है हमारी आइसोमेराइजेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो अभी तक हमने एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड को बहुत डिटेल में देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स के बारे में बाय हैलोजिनेशन और ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हैलोजिनेशन से हम बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा साइड चेन हैलोजिनेशन बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से और फिनॉल से। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम एराइल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड है हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन से कैसे बनाएंगे, जो हमारा हम लेंगे हमारी एरोमेटिक रिंग के साथ ऐड करेंगे हमारा हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डार्क और टेम्परेचर 310 से 320 केल्विन। ठीक है, मेन है यहाँ पर FeCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पर हमारा बन जाएगा ये क्लोरोबीन। क्लियर, और साथ में बन गया है HCl। तो ये है हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो हम कैसे भी हैलोजिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपकी नेम रिएक्शन में भी आती है हैलोजिनेशन रिएक्शन। हम आगे देखने वाले हैं कुछ नेम रिएक्शन तो वहां पर हम हैलोजिनेशन को भी देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना नोट कीजिए और FeCl3 आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हैलोजिनेशन हमें समझ में आया कैसे हमने बेंजीन से जो है क्लोरोबेंजीन बनाया FeCl3 की प्रेजेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइड चेन हैलोजिनेशन। अब देखो साइड चेन हैलोजिनेशन भी लगभग कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर हमने लिया है टॉलीन। ठीक है, टॉलीन के साथ ये आ जाएगा Cl, तो हमारा CH2, इसलिए इसे कहा जा रहा है साइड चेन हैलोजिनेशन। जिस पर जो साइड चेन है उस पर हैलोजिनेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि हैलोजन का एडिशन हो रहा है। अब ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, आगे इस तरीके से बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो बेंजो ट्राइक्लोराइड यहाँ पर बन गया है। ठीक है, तो ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, स्टॉप नहीं होगी, रिएक्शन जो है पूरी होती रहेगी। ठीक है, सारे हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो रहे हैं, देखो रिप्लेस हो रहे हैं, क्लोरीन इन्हें क्या कर रहा है, उनकी जगह पर आ जा रहा है। ठीक है, चलिए तो ये है। तो देखो ये वाला रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन तो इजी है काफी ज्यादा, ये आपको समझ में भी आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगला है फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। तो ये हमारा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, इससे कैसे कैसे हम बना सकते हैं एराइल हैलाइड्स को या हैलोएरीन्स को। तो पहले आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है ध्यान से। अब देखो CuCl या CuBr की प्रेजेंस में हमारा बन जाएगा, ठीक है, एराइल हैलाइड बन जाएगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बन रहा है ना C6। अच्छा यहाँ पर लिखा गया है, आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब आप क्लास 12th में है तो इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, बिल्कुल ऊपर Vr लगा देंगे, बेंजीन रिंग बना देंगे। ठीक है, सिंपली बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है, सैंडमेयर गटरमैन रिएक्शन, बाल सेजमन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, इनमें बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से बन रहा हमारा क्या है, एराइल हैलाइड ही बन रहा है, लेकिन सब में अगर आप रिएजेंट देखो अलग अलग है। ठीक है, तो रिएजेंट आपको नोट करने हैं अच्छे से। चलिए अगला है हमारा कॉपर की प्रेजेंस में, यहाँ पर सेम हमारा बन रहा है, यहाँ पर HbF3 की प्रेजेंस में और 273 केल्विन टेम्परेचर के बाद इसकी रिएक्शन कराई जाएगी N2BF3 के N2 के साथ, फिर हमारा ये बन जाएगा C6H5F। सेम यहाँ पर भी
ये वाली रिएक्शन भी, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी है नेम रिएक्शन, सैंडमेयर और गटरमैन। ज्यादातर एक क्वेश्चंस में सैंडमेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन पूछी जाती है। और सैंडमेयर रिएक्शन ये और ये, यानी कि हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखा, सॉरी, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखा रहता है, लेकिन रिएजेंट आपको लिखना होता है। ठीक है, कई बार प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट और रिएजेंट लिखा होता है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिखना होता है। तो आपको सैंडमेयर गटरमैन रिएक्शन अच्छे से याद करनी है। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में आप देखोगे ये दो रिएक्शंस आती है। ठीक है, चलिए इतना आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट बच जाता है हमारा कि फिनॉल से कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो फिनॉल से इजी है, PCl5 की प्रेजेंस पे ये हमारा फिनॉल है। अच्छा, आपको ध्यान रखना है फिनॉल का स्ट्रक्चर, टॉलिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको अभी तक तो खैर याद हो ही गए होंगे, आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है, फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे PCl5 के साथ और हमारा जो है एराइल हैलाइड यहाँ पर बन जाएगा। तो ये भी एक प्रिपरेशन मेथड है, इसको आप नोट कीजिए बच्चों। ये काफी इजी प्रिपरेशन मेथड से हमारे पास हेलो अरेंज के, और इसके बाद हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो एराइल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। एराइल हैलाइड आर कलरलेस लिक्विड और कलरलेस सॉलिड विद कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। ये जो एराइल हैलाइड है ये कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, और कलरलेस सॉलिड भी, जिनका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। अगला, बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एराइल ग्रुप। तो एराइल ग्रुप और हैलोजन एटम, एराइल ग्रुप या हैलोजन एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है जनरली ये भी इंक्रीज होता है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ साइज, यानी कि साइज के इंक्रीज होने पर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़े, तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साइज के बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ऑर्डर अगर हम देखें तो आप देख सकते हो ऑर्डर कुछ इस तरीके, सबसे ज्यादा जो है बॉइलिंग पॉइंट वो आयोडीन वाले का है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे छोटा होता है हमारा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे बड़ा होता है आयोडीन। ठीक है, चलिए अगला, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज मोर देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। तो जो पैरा आइसोमर है उनका जो बॉइलिंग सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा ऑर्थो और मेटा आइसोमर से। अब आप जानते हैं ऑर्थो पोजीशन कौन सी है ना, जहां पर हमारा ग्रुप लगा हुआ हो उसके जस्ट बगल वाली पोजीशन ऑर्थो होगी, फिर उसके बगल वाली मेटा होगी, और उसके नीचे वाली यानी कि उसके जस्ट अपोजिट वाली जो पोजीशन होगी वो हमारी पैरा पोजीशन होगी। ठीक है, तो पैरा पोजीशन जो है यहाँ पर पैरा वाले जो जितने भी हमारे होते हैं आइसोमर, वो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगला है, दिस इज बिकॉज ऑफ मोर सिमेट्रिकल नेचर ऑफ पी आइसोमर। किस वजह से होता है? पैरा आइसोमर के ज्यादा सिमेट्रिकल नेचर की वजह से ये होता है। सिमेट्रिकल नेचर तो होगा क्योंकि जब इसके जस्ट अपोजिट साइड पर है। ठीक है, चलिए अगला है, ड्यू टू रेजोनेंस इन फ्लोरोबेंजीन। अब फ्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस की वजह से CCl bond is shorter and hence its dipole moment is less than that of cyclohexyl chloride। तो क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस की वजह से जो CCl बॉन्ड है वो शॉर्टर होता है, इस वजह से इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो भी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन विद मेटल। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हम एल्काइल हैलाइड के केस में SN1 और SN2 पढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है, क्यों रिएक्टिव नहीं होते? क्योंकि अगर आप एराइल को देखोगे, एराइल हैलाइड्स को देखोगे, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है बच्चों रेजोनेंस इफेक्ट।
रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से CX बॉन्ड जो है वहां पर क्रिएट हो जाता है एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना, पार्शियली डबल बॉन्ड वहां पर क्रिएट हो जाता है। अब पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से कैसा हो जाता है, ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, तो बहुत ज्यादा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ब्रेक करना मुश्किल होगा तो कैसे यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, तो इस वजह से यहाँ पर जो है ये इतने ज्यादा रिएक्टिव ये नहीं होते हैं। दूसरा, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एल्काइल की अगर हम बात कर रहे थे तो एल्काइल में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, ठीक है, तो सही था, लेकिन यहाँ पर हो जाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाती है। बॉन्ड लेंथ कम होने की मतलब क्या है कि बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है ना। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसको ब्रेक करना मुश्किल है, इस वजह से भी यहाँ पर क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। वैसे हमने रीजंस तो देख लिए हैं, यहाँ पर इन्हें रीड भी कर लेते हैं। चलिए, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से, अब रेजोनेंस की वजह से कैसे, ये हमने देख लिया, समझ लिया है, यानी कि CS बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, CX बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा रेजोनेंस की वजह से। आप चाहे तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना करके आप देख सकते हैं कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। चलिए, स्टेबलाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डीलोकलाइजेशन की वजह से मॉलिक्यूल का स्टेबलाइजेशन ये भी एक है। इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकैटायन, और फिनाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल भी नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकैटायन, इतना क्लियर है। चलिए, तो ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो लेस रिएक्टिव है। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।